तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि लिमिट क्या होता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन कोई एफ एक्स आपके पास डिफाइंड है जो सी के अबाउट डिफाइंड है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी। सी के अबाउट डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि अगर ये नंबर लाइन है और आपका फंक्शन सी के ऊपर चाहे भले ही डिफाइंड ना हो पर सी के आसपास के नंबरों पे डिफाइंड है, अगर ऐसा है तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि एफ एक्स अगर सी के ऊपर भले डिफाइंड नहीं है पर आसपास अगर डिफाइंड है, तो ऐसे केस में अगर ये चीज़ हो रही है कि एफ एक्स गेट्स आर्बिट्ररी क्लोज टू एल एज एक्स as close as we like to for all x sufficiently close to c, यानी कि जब हम x को c के काफ़ी ज़्यादा sufficiently close कर लेते हैं, x को c के close कर लेते हैं, तो fx किसी नंबर l के arbitrary close अगर चला जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन का fx का c पे लिमिट क्या होगा, l के बराबर होगा। और इसको इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c fx बराबर l। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। हमने यहाँ पे ऊपर जो डेफिनेशन आपको दी है, इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसमें आपको बताया कि जो लिमिट होती है किसी पॉइंट सी के ऊपर अगर आपको निकालनी है तो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन सी पे डिफाइंड हो। हमने कहा कि फंक्शन को सी के आसपास के नंबरों पे डिफाइंड होना चाहिए, और जब हम एक्स को सी के काफ़ी नज़दीक ले जाएं तो एफ एक्स किसी नंबर एल के अगर आर्बिट्ररी क्लोज चला जाता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन का सी के ऊपर लिमिट क्या है, एल के बराबर है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल आप लोग देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये फंक्शन 3 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, और इस फंक्शन में अगर अपन इस तरीके से न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन कर लें तो यहाँ पे ये फैक्टर x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और ये फंक्शन आपका कन्वर्ट हो गया x प्लस 3, और आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा कि x कैन नॉट बी 3, यानी कि अल्टीमेटली आपका ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। और ये आप जानते हैं कि एक लाइन का इक्वेशन है और आपने इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देख लेते हैं कि ये लाइन हमने ड्रॉ की है ना। उसके बाद देख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन 3 के ऊपर डिफाइंड नहीं है तो 3 के ऊपर हमने यहाँ पे एक होल रख दिया है, फंक्शन 3 के ऊपर नॉट डिफाइंड है। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब इस लाइन के अंदर, इस लीनियर इक्वेशन के अंदर x को 3 रखते हैं तो fx का या y का वैल्यू आपको 6 मिलता है। अब अपन यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जब हम x को 3 के काफ़ी नज़दीक ले जाएं तो ऐसे केस में fx किस तरफ जा रहा है। अब 3 के नज़दीक जब हम जाएंगे, x को लेकर के जाएंगे तो हम राइट से भी आ सकते हैं तो लेफ्ट से भी आ सकते हैं, हमें दोनों तरफ से आना है। तो जब हम लेफ्ट से आते हैं, राइट से आते हैं, तो आपके पास फंक्शन का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किस नंबर की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप पाएंगे कि fx को हम काफ़ी जितना चाहें उतना 6 के नज़दीक ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें x को 3 के काफ़ी ज़्यादा सफिशेंटली क्लोज लेकर के जाना होगा, और ये चीज़ हम 3 के लेफ्ट से आकर के भी कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा आप x को 3 के पास ले जाएंगे fx आपका उतना ही 6 के नज़दीक चला जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि x टेंडिंग टू 3 f1x का लिमिट जो है वो 6 है, यानी कि फंक्शन एक यूनिक नंबर की तरफ अप्रोचिंग हमें दिखाई दे रहा है। तो 6 इस फंक्शन की लिमिट होगी 3 के ऊपर, ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं फंक्शन वापस से यही दे रखा है, बट इस बार इसने पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब x3 नहीं है तब फंक्शन ये है, और इस फंक्शन को थोड़ा हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से वही x प्लस 3 आएगा फॉर x नॉट इक्वल टू 3, एंड f2x आपके पास 0 गिवन है अगर x 3 है तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं फिर से ग्राफ वही बनेगा, लेकिन वापस से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ग्राफ में आपने ड्रॉ किया है, और 3 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है उसको आपने एक होल से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 3 के ऊपर ये फंक्शन नहीं है। 3 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू है 0, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि फंक्शन का 3 पे वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, और जब आप 3 के ऊपर फंक्शन की लिमिट निकालने जा रहे हैं तो 3 पे राइट से भी आप फिर से आ सकते हैं, लेफ्ट से भी आ सकते हैं। अगेन आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप x को 3 के बहुत नज़दीक लेकर के जाओगे तो fx 6 के आर्बिट्ररी क्लोज चला जाएगा। जितना चाहें आप fx को
6 के नज़दीक ले जा सकते हो, और इसके लिए आपको 3 के पास x को ले जाना पड़ेगा। आप इस ग्राफ से बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व ये चीज कर सकते हो। लेफ्ट से भी अगर आप आते हो तब भी आप देख सकते हैं कि fx किस तरफ जाता है, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो अगेन वी कैन नोटिस कि x टेंडिंग टू 3 पे फंक्शन का जो लिमिट आ रहा है वो 6 के बराबर है, लेकिन f2 का वैल्यू 3 के ऊपर क्या है, 0 के बराबर। यानी कि फंक्शन का लिमिट अगर आप किसी नंबर पे निकाल रहे हैं तो फंक्शन उस नंबर पे, अगर उस फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो वहां पे डिफाइंड ही नहीं था 3 के ऊपर, यहाँ पे फंक्शन 3 पे डिफाइंड है, बट एक डिफरेंट तरीके से डिफाइंड हो रहा है। आपके पास फंक्शन का 3 पे लिमिट 6 है और फंक्शन का 3 पे वैल्यू 0 के बराबर है। नाउ फिर से एक और इस क्वेश्चन को अंदर इसमें आप देखें कि क्या हो रहा है। इस फंक्शन के अंदर आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि इसको फिर से सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ हमने फिर से बना लिया है और 3 के ऊपर इस बार फंक्शन 6 के बराबर है। तो अभी तक यहाँ पे हमने होल बनाया था, अब ये होल नहीं है, इसको हमने फिल कर लिया है। यानी कि फंक्शन का 3 के ऊपर वैल्यू 6 है, बट क्योंकि फंक्शन अभी भी 3 के आसपास के नंबरों पे वैसे ही डिफाइंड है जैसे ऊपर वाला 2 फंक्शंस डिफाइंड थे। यानी कि फिर से आपके इस फंक्शन का लिमिट 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर से 6 के बराबर आ जाएगा। और आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि f3 भी आपके पास 6 ही है। इसका मतलब ये है, इन तीनों एग्जाम्पल से पता लग रहा है कि फंक्शन का जो लिमिट होता है किसी नंबर c पे अगर आपको निकालना है तो वो लिमिट एक्चुअल में फंक्शन की उस c पे वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है, और वो फंक्शन चाहे c पे डिफाइंड हो या ना हो, फंक्शन की लिमिट शायद कई बार आ सकती, कई बार नहीं भी आ सकती, वो आगे अपन केसेस में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चेक कर सकते हैं फंक्शन तीनों एग्जाम्पल्स में, तीनों एग्जाम्पल में फंक्शन की लिमिट क्या आई है, सेम आई है। क्यों सेम आई है, क्योंकि 3 के आसपास के नंबरों पे फंक्शन का डेफिनेशन सेम है, तो लिमिट तीनों बार सेम आई है, लेकिन फंक्शन का 3 पे वैल्यू सभी एग्जाम्पल्स में अलग अलग है। यहाँ पे हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे नोटिस कर पाए होंगे। We say while finding limit x tending to c, function need not to be defined at c। अगर आप c के ऊपर फंक्शन की लिमिट निकालना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन c के ऊपर डिफाइंड हो। और इन फाइंडिंग लिमिट x tending to c fx, we consider the value of fx in डिलीटेड NBD ऑफ C। अब डिलीटेड NBD ऑफ C क्या होता है, C का डिलीटेड नेबरहुड, यानी कि C के आसपास के नंबर जहां पे हम C को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ के नंबर्स आप ले लें C के आसपास के, पर हम C को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसको C का नेबरहुड तो कहेंगे पर C का डिलीटेड नेबरहुड कहेंगे। तो आपको फंक्शन को C पे नहीं देखना है, आपको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू जब आप x को वेरी मच क्लोज टू c करेंगे तो fx की वैल्यू क्या हो रही है वो आपको देखना है। तो c पे फंक्शन की वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है आपको। ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते होंगे कि 0/0 और 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होते हैं, बट लिमिट के केस में 0/0 नहीं होता है, वहां पे कई बार आपको टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0 होगा। टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है कि आपका न्यूमरेटर 0 के बहुत ज्यादा नजदीक जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 के नजदीक जा रहा है। जब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा होगा टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू 0, तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू ले सकता है, ये कुछ भी फाइनाइट वैल्यू ले सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार फाइनाइट वैल्यू लेगा, बट कई बार फाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी आपके पास। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें सम लॉज ऑफ लिमिट। सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन fx का c पे लिमिट है l के बराबर और फंक्शन gx का लिमिट c के ऊपर क्या है, m के बराबर है। लिमिट अगर है l और m, इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट कर रही है, या हम प्री अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। और k कोई रियल नंबर है, lm भी कोई रियल नंबर आपके पास है। नाउ सम रूल हम लोग यहाँ पे देखें। लिमिट x टेंडिंग टू c fx प्लस gx को हम लिख सकते हैं लिमिट fx प्लस लिमिट gx, यानी कि l प्लस m। और डिफरेंस रूल लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस gx इक्वल टू लिमिट fx माइनस लिमिट gx। आप लोग यहाँ पे सारे रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है जिसको आपको आगे काम में लेना है।
फिर इसके बाद देखते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि k टाइम्स एफ एक्स का जब आपको लिमिट निकालना है तो k को हम लिमिट साइन से बाहर कर सकते हैं और ये बन जाएगा k टाइम्स लिमिट एफ एक्स, और लिमिट एफ एक्स तो आपको पता है कि l है, ऊपर हमने गिवन है आपको। फिर इसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू c एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, ये लिमिट आपको मिलेगी लिमिट एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई लिमिट जी एक्स, यानी कि L इंटू एम, और इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन रूल, इसमें लिमिट आ जाएगी L डिवाइडेड बाय m। आप लोग सभी इस चीज़ का ध्यान रखना जो अपन स्टूडेंट्स कई बार गलती कर जाते हैं। हम ये नोटिस करें कि यहाँ पे दोनों फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एफ एक्स का लिमिट आपके पास L है और जी एक्स का लिमिट आपके पास क्या है, M है। दैट मीन्स कि दोनों लिमिट का एग्जिस्टेंस है, उसके बाद ही आप यहाँ पे सम रूल लगा सकते हैं, डिफरेंस रूल लगा सकते हैं, और इस तरह से प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास ये है कि फंक्शन के एफ एक्स अपॉन जी एक्स में जी एक्स का लिमिट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो आप लिमिट सेपरेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि लिमिट एफ एक्स अपॉन लिमिट जी एक्स कर दें। तो सम रूल लगा सकते हैं, सेपरेट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिफरेंस रूल लगा सकते हैं, सेपरेट फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि फाइनाइट नंबर की तरफ फंक्शन, एक यूनिक नंबर की तरफ फंक्शन अप्रोचिंग होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तब आप सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल या फिर क्वोशिएंट रूल को भी लगा सकते हैं। ना उसके बाद देखते हैं कुछ सिंपल सी रिमार्क यहाँ पे आप लोग नोटिस करें। फंक्शन अगर कोई पॉलिनोमियल होता है तो उस फंक्शन का लिमिट अगर c पे निकालना चाहें तो सीधा x को c रख करके हम निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल सा रिमार्क आप लोग समझें ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1 है और इसकी लिमिट हमें 2 पे निकालनी है, तो हम सम रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट 2x प्लस लिमिट 1। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, वैसे तो सीधा 2 भी पुट कर सकते थे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग लिमिट्स भी किया जा सकता है क्योंकि ये सब की लिमिट एग्जिस्ट करती है, सब के सब पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिमिट 4 हो गई, ये 4 हो गई और ये 1 हो गया 9। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप लोग इसको ऐसे कर दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सीधा आप 2 प्लेस कर दें तो आपको मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से डायरेक्टली भी आप पुट कर सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सम रूल लगा सकते हैं क्योंकि एवरी टर्म में जो फंक्शन है उसका लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं। यानी कि जब x को आप 2 के बहुत ज़्यादा पास ले जाएंगे तो एफ एक्स आपका 9 के वेरी मच क्लोज चला जाएगा, यानी कि फंक्शन का लिमिट जो है वो 9 के बराबर है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं? डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 6 बन जाएगा अगर आप सीधा पुट करते हैं तो, यानी कि आप इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। x टेंडिंग टू 3 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ऊपर तो लिमिट 5 आ गई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने, और नीचे आपके पास लिमिट 6 के बराबर है, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट है 5/6। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट किया जा सकता है। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन आपके पास एक रैशनल फंक्शन भी होगा तो डायरेक्ट लिमिट को आप चाहें तो पुट कर सकते हैं या फिर इस तरह से क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है, उसका लिमिट 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक के अंदर। आगे हमारे पास क्या है देख सकते हैं आप लोग, द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड कभी कभी जेई में कई बार हमेशा तो नहीं आते, मतलब कि कभी कभी प्रोफाइल ऐसी भी पूछी जाती है जिसमें सैंडविच थ्योरम का यूज़ रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दो फंक्शन के बीच में सैंडविच बन गया, आप जानते हैं सैंडविच क्या होता है, अगर दो ब्रेड के बीच में आपने किसी एक क्या बोलते हैं टिक्की को रख दिया तो क्या होता है कि वो अगर आप प्रेस करेंगे उसको तो दोनों ऊपर नीचे वाले फिंगर्स को आप मिला सकते हो और टिक्की भी बीच में दब जाएगी, बिल्कुल दबती हुई आपको दिखाई देगी। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे वही चीज़ बन रही है कि जी और एच एक्स के बीच में कौन है, ये एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सम इंटरवल ऑफ सी। यानी कि जो फंक्शन है जी, एफ और एच,
इस इनइक्वालिटी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं उन सारे x के लिए जो c के क्या है, नजदीक है। ओके, इन सम इंटरवल ऑफ c। और इसमें आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी, यानी कि हो सकता है कि ये रिलेशनशिप सी के ऊपर वैलिड ना हो, यानी कि हो सकता है कि कोई एक फंक्शन या तीनों ही सी पे डिफाइंड ना हो। उस समय आप ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि इस जी का लिमिट और इस एच का लिमिट, दोनों का ही लिमिट अगर एक जैसा है एल के बराबर, तो ऐसे केस में जो बीच में सैंडविच बना हुआ है एफ एक्स, उसका भी लिमिट क्या होगा, एल होगा। इसको इस तरह से समझना, मान लेते हैं कि आपका ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एच एक्स, और बीच में नीचे एक और मैंने फंक्शन बना दिया और ये है y इज इक्वल टू जी एक्स। आप देख सकते हैं कि जी एक्स एच एक्स के नीचे मैंने बनाया। अब जो एफ एक्स है वो इन दोनों के बीच में सैंडविच है। ये आपके पास लाइन है x बराबर सी। अब जो एफ एक्स फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में ही रहता है, तो आप लोग देखें कि इनके बीच में पासिंग छोटी होती चली जा रही है और आपका फंक्शन एफ एक्स भी क्या हो रहा है, उसी नंबर की तरफ जाएगा जिस नंबर की तरफ एच एक्स और जी एक्स चले जाएंगे। फिर समझ लेते हैं, आपका जो फंक्शन एच एक्स है और जो जी एक्स है, इन दोनों का सी के ऊपर लिमिट क्या है, सेम है। जब लिमिट सेम है इसलिए मैंने इन दोनों को बिल्कुल आपस में इस तरह से मिला दिया है। तो ये जो पासिंग है इस फंक्शन एफ एक्स के लिए वो इतनी नैरो हो गई है और आखिर में तो बिल्कुल एक पॉइंट जैसा आपके पास मिलेगा जिससे इस फंक्शन को पास होना पड़ेगा, यानी कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है उसका भी लिमिट वही होगा जो जी एक्स और एच एक्स का है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एफ, जी, एफ और एच तीनों इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं इन नेबरहुड ऑफ सी और दोनों तरफ के फंक्शन की लिमिट एक जैसी है एल, तो बीच में जो सैंडविच है उसका भी लिमिट सी पे क्या होगा, एल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन आप लोग समझना। सबसे पहले आप लोग नोटिस करना हमने क्या लिखा हुआ है, यू एक्स है जो हम मान के चल रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से लेस देन इक्वल टू है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये रिलेशनशिप 0 पे नहीं है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर इस फंक्शन की लिमिट निकालें 0 पे क्या आएगी, 0 आ जाएगी और इस फंक्शन का भी लिमिट 0 पे क्या है, 0 के बराबर है। तो ऐसे केस में जो बीच में सैंडविच है यू एक्स, उसका भी लिमिट क्या होगा, वही होगा जो इन दोनों का है। इन दोनों का 0 पे लिमिट 1 है, तो जो बीच का फंक्शन है उसका भी लिमिट 0 पे क्या होगा, 1 होगा। इसमें आप एक चीज को नोटिस करना, फंक्शन यू एक्स चाहे जितना कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो, ये रिजल्ट हमेशा वैलिड रहेगा। तो कई जगह ये सैंडविच थ्योरम आपको बहुत आसानी से आंसर दे सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने कुछ एग्जाम्पल्स में ग्राफ बना करके आपको दिखाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि हम x टेंडिंग टू c एफ एक्स की जब हम लिमिट निकाल रहे होते हैं तो हम x को c की तरफ ले जा सकते हैं, पर हम x को c की तरफ राइट से आके ले जा सकते हैं, लेफ्ट से आके ले जा सकते हैं, दोनों तरफ से आना पड़ेगा आपको। तो एक्चुअल में जो लिमिट l है, अगर आप ये कह रहे हैं कि फंक्शन का एफ एक्स का c पे लिमिट l है, तो ऐसे केस में फंक्शन एफ एक्स को x टेंडिंग टू c के लिए दोनों तरफ से जब आप x को c की तरफ ले जाएंगे तो दोनों तरफ से फंक्शन को l की तरफ जाते हुए दिखाई देना चाहिए, यानी कि आपका फंक्शन x बराबर c के दोनों तरफ से अगर आप आते हैं तो एफ एक्स l की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ओके, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। टू हैव अ लिमिट l as x approaches to c, fx must approach l as x approaches to c from either side, यानी कि दोनों तरफ से जब x को c की तरफ ले जाएंगे तो fx को l की तरफ जाना चाहिए, तब फंक्शन की लिमिट वहां पे c के ऊपर l है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी लिमिट होती है वो एक्चुअल में 2 साइडेड लिमिट होती है। अब हम लोग यहाँ पे 1 साइडेड लिमिट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। सपोज करें कि आप x को c की तरफ ले जाते हैं, पर इस बार आप c के राइट से आते हैं। जब आप c के राइट से आते हैं तो जो फंक्शन है वो किस नंबर के वेरी मच क्लोज जा रहा है, वो नंबर फंक्शन का कहलाता है राइट हैंड लिमिट एट c। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है लिमिट x टेंडिंग टू c
प्लस, यहाँ पे ऊपर प्लस लगा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स, यानी कि एक्स सी प्लस से सी की तरफ जा रहा है, और एफ एक्स की जो लिमिट है वो आपको राइट हैंड लिमिट उसको कहना है। और इसी तरह से अगर आप x को c की तरफ ले जाएं पर आप इस बार लेफ्ट से आते हैं, तो ऐसे केस में फंक्शन के लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कह देंगे। और इसका नोटेशन सिंपल सा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नहीं लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, माइनस का मतलब है कि सी से कम, सी से कम नंबर से, सी से छोटे नंबर से आप सी की तरफ जा रहे हो, तो इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है ना। उसके बाद देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स को हम एल कब बोलेंगे, आप कब बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट सी पे एल के बराबर है, या आप तब बोलेंगे जब x टेंडिंग टू c प्लस पे एफ एक्स की लिमिट और x टेंडिंग टू c माइनस पे एफ एक्स की लिमिट दोनों क्या आ जाए, l के बराबर आ जाए। अगर ये दोनों l के बराबर आएगा तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन की c पे लिमिट क्या है, l के इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन का c पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों तरफ की वन साइडेड लिमिट को बराबर होना पड़ेगा, एल के बराबर होना पड़ेगा, एक यूनिक नंबर के बराबर, एक रियल नंबर के बराबर होना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे कि फंक्शन का सी पे लिमिट क्या है, एल के बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि एक मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखा हुआ है, y इज इक्वल टू 10x, 10x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये लाइन है वर्टिकल लाइन, x बराबर पाई बाई 2, और ये लाइन बनाई है हमने y इज इक्वल टू x, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन x का। मैं आपको ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये इनइक्वालिटी को समझ पाएं, ये इनइक्वालिटी क्या है। साइन एक्स जो है वो नीचे दिख रहा है आपको, इन तीनों को कंपेयर करना, साइन एक्स का ग्राफ नीचे है, एक्स का ग्राफ उससे ऊपर है, और टेन एक्स का ग्राफ सबसे ऊपर है, तो यानी कि इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो टेन एक्स सबसे बड़ा होता है और साइन एक्स छोटा होता है, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई बाई 2। अब इसी इनइक्वालिटी को हम आगे लेकर के जाएंगे, तो साइन एक्स लेस देन एक्स लेस देन टेन एक्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको एक्स 0 से पाई बाई 2 है, एक काम करते हैं तीनों तरफ टेन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप तीनों तरफ टेन एक्स से डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स अपॉन टेन एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन टेन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी एक काम करते हैं, साइन एक्स से डिवाइड करें आप लोग, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पे एक्स अपॉन साइन एक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को नोटिस करना कि ये इनइक्वालिटी मैंने डायरेक्टली ली है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके ली है, आप चाहें तो इसका प्रूफ देख सकते हैं, बुक्स में आपको मिल जाता है। तो अपन इसमें आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, x अपॉन साइन एक्स 1 से लेकर के sec x के बीच में होता है। एक काम करते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं इनइक्वालिटीज का। जब आप रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 से पाई बाई 2 के अंदर। तो यहाँ sec x का रेसिप्रोकल इस जगह आपको मिल जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल यहाँ मिलेगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये काम की चीज़ है जो आपको कहीं पे भी काम में आएगी, तो आप लोग ये जरूर याद रखें कि 0 के आसपास साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 से छोटा होता है। ये इनइक्वालिटी कई जगह आपको काम आएगी। अब अपन इस चीज़ को नोटिस करें कि रिजल्ट आपका किसके लिए है 0 से पाई बाई 2 एक्स के लिए, बट ये रिजल्ट में आप नोटिस करना ये रिजल्ट में आप लोग नोटिस करना कि साइन एक्स अपॉन एक्स एक इवन फंक्शन है, राइट, और साथ में कॉस एक्स भी एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन वो होता है जो एक्स की वैल्यू और उसकी नेगेटिव वैल्यू दोनों के लिए सेम वैल्यू ऑफ फंक्शन देता हो। तो साइन एक्स अपॉन एक्स किसी भी नंबर और उस नंबर के नेगेटिव के लिए सेम इमेज देगा, यानी कि अगर ये 0 से पाई बाई 2 के लिए वैलिड है तो सेम इनइक्वालिटी वैलिड होगी माइनस पाई बाई 2 से 0 के लिए भी, यानी कि मॉड एक्स 0 से पाई बाई 2 के लिए ये इनइक्वालिटी एक्चुअल में वैलिड रहेगी। अब अपन यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करें, ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है वो 0 के आसपास के नंबरों पे है। 0 पे इस फंक्शन का लिमिट क्या है, cos x का लिमिट 0 के ऊपर है 1 के बराबर, और जो 1 है फंक्शन ये वाला, उसका 0 पे लिमिट ये भी 1 आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट 1 आ जाएगा, ये 1 कांस्टेंट है। तो क्या हम लोग सैंडविच थ्योरम से कह सकते हैं क्या, इस साइन एक्स अपॉन एक्स का भी लिमिट
x टेंडिंग टू 0 पे क्या आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट हमने यहाँ पे डिराइव किया है। sin x अपॉन x का जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पे कितना होता है, 1 होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली लेंगे। एक रिजल्ट तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि sin x अपॉन x का लिमिट क्या होता है, 1 होता है x टेंडिंग टू 0 पे। और दूसरा रिजल्ट e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या होता है, 1 होता है। एंड ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये भी क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये दो रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप डिराइव करना चाहें तो आगे लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन आपको बताएंगे, उसमें आप चाहें तो इसको डिराइव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये एक रिमार्क आप लोग समझना, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स आपके पास है जिसका सी के ऊपर लिमिट क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो ऐसे केस पे साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का भी लिमिट क्या होगा, एक्स टेंडिंग टू सी पे 1 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि x टेंडिंग टू c पे एफ एक्स का लिमिट क्या है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि एफ एक्स का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या है, 0 है, तो ऐसे केस में आप इस लिमिट को अगर निकालना चाहते हैं तो क्या आप x टेंडिंग टू c को लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स टेंडिंग टू एफ सी, सॉरी एफ एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि जब x c की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो यानी कि आप लोग यहाँ पे साइन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स की लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे लिखना चाहते हैं। आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है, तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का भी लिमिट क्या होगा, एफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे आप x बोल रहे हो, यहाँ पे उसकी जगह एफ एक्स बोल रहे हो। आप चाहें तो इसको ऐसे देख लें कि यहाँ पे अगर मैं इसको t मान लूँ कि ये t है, ओके, तो आप देखें साइन टी अपॉन टी का लिमिट टी टेंडिंग टू 0 पे 1 है, तो एफ एक्स साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का लिमिट भी एफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स टी की जगह दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। एंड नाउ इसके बाद देख लेते हैं ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसको इस तरह से लें कि ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स है, और क्योंकि x c की तरफ जा रहा है तो आप जानते हैं कि जब x c की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं अपन ने ये मान रखा है, तो यहाँ पे बन गया e की पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स, यानी कि e की पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली इसको भी आप चाहें तो चेक कर लें। तो ये रिजल्ट्स इस तरीके से समझे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके पास नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया है, हालांकि ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद भी रखना होगा, मैं आपको इसे प्रूव करके बताऊंगा। तो यहाँ पे a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x है। क्या हम लोग लॉग की फंडामेंटल आइडेंटिटी से a की पावर x को लिख सकते हैं क्या, e की पावर x ln a माइनस 1, और ये जो नीचे x है इसको x ln a लिखेंगे तो ऊपर ln a हो गया। कैसे हुआ ये जो आपके पास रिजल्ट है e की पावर x ln a, इसको लिखा जा सकता है e की पावर ln ऑफ a की पावर x, और e की पावर ln ऑफ a की पावर x तो a की पावर x ही हो जाता है। चलो ठीक है, अब क्या ये आपके पास e की पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एफ एक्स ही तो हो गया, तो इसकी तो लिमिट 1 होती है, अपन ने पढ़ा, क्योंकि ये एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, तो इसको आप 1 कर लेंगे और ये आपका हो गया ln a। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस फंक्शन का जो लिमिट है x टेंडिंग टू 0 पे ln a के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से इस रिजल्ट को आपको मेमोराइज करना है। नाउ इसके बाद देखिए कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। साइन इनवर्स x अपॉन x का लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है। इसको आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, x को साइन थीटा प्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा और नीचे साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा टेंडिंग टू 0 क्योंकि x टेंडिंग टू 0, तो उससे भी आप चाहें तो इसे प्रूव कर लें, बाकी आपको याद रखना चाहिए। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। tan x अपॉन एक्स, tan x को अपन क्या लिख सकते हैं, tan x अपॉन एक्स की लिमिट आपको चाहिए x टेंडिंग टू 0 पे,
तो क्या हम लोग tan x को लिख लें sin x अपॉन cos x? cos x को मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, तो क्या इसका लिमिट हमें पता है और इसका भी? तो ये 1 होता है और cos 0 1 होता है, तो इसका भी लिमिट 1 हो गया। तो अल्टीमेटली आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट 1 के बराबर है। एंड नाउ सिमिलरली अगला जो आपको दिख रहा है tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन x का लिमिट भी x टेंडिंग टू 0 पे क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आपको, इसको भी आप समझ सकते हैं। नाउ इसके बाद एक और रिजल्ट मैंने लिखा है जिसको आपको यहाँ पे याद भी रखना होगा। तो आप लोग देखें क्या लिखा है मैंने, cos 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 0 पे। अब क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 माइनस cos x को 0 डालने पर 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे 1 माइनस cos x को क्या लिखें? क्या हम लिख सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा सबको, 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी लोग को देखना है कि ये क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/2 अपॉन x का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मैं 2 ले लूँ क्या? है भाई, नहीं लूँ? ले लेते हैं ना, ठीक है ना। तो साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2 का होल स्क्वायर। अब अपन इसको मैच करेंगे कि कहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हो गया है। जब आप इसको खोलेंगे स्क्वायर को तो ऊपर 4 बनेगा और यहाँ तो 2 ही है, तो आप इसे बैलेंस करने के लिए क्या लिखो, हाफ लिख दो। अब क्योंकि जो लिमिट है वो इस पावर के अंदर भी जा सकती है, ठीक है, तो आप लिमिट को इस पावर के अंदर ले जाएं तो अंदर लिमिट आपके पास 1 बन जाएगी, क्योंकि साइन x/2 अपॉन x/2, x टेंडिंग टू 0 है तो x/2 भी टेंडिंग टू 0 है, तो साइन fx अपॉन fx का लिमिट 1 होता है जब fx टेंडिंग टू 0 होता है। तो आप लोग अल्टीमेटली इस लिमिट को देख सकते हैं कि ये 1/2 के बराबर आएगी। नेक्स्ट आगे एक थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a। n कोई रैशनल नंबर है, a कोई कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर एक्चुअली दिया हुआ है, तो ये जो लिमिट है वो n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1 के बराबर आएगी। लिमिट x टेंडिंग टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस से ये होती है n टाइम्स पावर n माइनस के बराबर। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को लेंगे। ये प्रूफ आप चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा इसमें जीपी के सम से भी जा सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। अपन इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना हम टाइम अभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें क्विकली रिवीजन करना है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो समझ लें इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1। आपको एक गिवन दे रखा है कि 820 इसका लिमिट है और n कोई नेचुरल नंबर है, n को फाइंड आउट करना है। अब अपन इस n को माइनस n को ऐसे करें क्या, -1 -1 -1 बार -1, 1 -1 को x के साथ चिपका दो और 1 -1 को x स्क्वायर के साथ, और इस तरह से करते जाओ, क्यूब -1 तो ऑन x की पावर n -1। अब आप सोचो जरा, -1 -1 कितनी टर्म्स थी, x स्क्वायर x की पावर n टर्म्स थी, हर एक के साथ में एक -1 दे दिया, तो मिला करके -n तो हो ही जाएगा। और नीचे है आपका x -1 और ये है -1 -1 और x -1। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबके नीचे x -1 को लिख दिया है। क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1 स्क्वायर, 1 को 1 क्यूब, इस 1 को 1 की पावर n। अब जरा आप लोग देखना कि जो फॉर्मूला है xn माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए का लिमिट x टेंडिंग टू a पे बनता है n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला इसके लिए लगा सकते हैं, यहाँ 1 पावर मान लेते हैं, वैसे तो ये 1 हो गया, चलो ठीक है 1 ही कर देते हैं। क्या आएगा, 2 टाइम 1 की पावर 1, एक कम पावर हो जाएगी, 3 टाइम 1 की पावर 2, 2 लिखेंगे। और इसी तरह से क्या बनेगा, n टाइम्स 1 की पावर n माइनस 1। यहाँ से आप लोग नोटिस करेंगे कि ये बन गया 1 + 2 + 3, क्या बन गया देखें, 1 + 2 + 3 प्लस अप टिल n, 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर का सम आप जानते ही हैं क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 डिवाइडेड बाय 2,
और इधर आपको इस लिमिट को क्या दिया है इसने, 820 दे रखा है। n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन इक्वल्स टू 2 टाइम्स 820। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है क्योंकि आपको n निकालने के लिए कहा है, यही पूछा है इसने, तो n निकालो। अच्छा, इस क्वालिटी को सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करो, तो ऐसा करो, ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है क्या, है ना, और यहाँ पे भी इसको दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्या, एक बार थोड़ा इस करना पड़ेगा आपको। n इंटू एन प्लस वन, यहाँ से आप एक काम करो 10 निकाल लो और 2 भी निकाल लो, मतलब 20 से इसको डिवाइड कर दो, ये क्या बन गया 41, और 20 से इसको डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी करो, ये 40 आ जाएगा। अब ये 40 और 41, n और n प्लस वन, तो आप देख सकते हैं कि जो n का वैल्यू है वो 40 आएगा। तो आप लोग देख लें, ये आंसर आ गया है, इसका वैल्यू आपको 40 मिल गया है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बार बार आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, एक तो ये होती है टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू जीरो। एक्चुअली ये जीरो बाई जीरो नहीं है, ये टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू जीरो। एंड यहाँ पे भी दूसरा फॉर्म है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हम बार बार एरो नहीं लगा पाते, तो थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए अपन को समझेंगे कि ये जीरो बाई जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो है। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, जीरो मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो टू द पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो, और 1 की पावर इन्फिनिटी। ये कुछ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है कि नाउ आपको कुछ और फॉर्म भी दिख रही है क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, जीरो की पावर इन्फिनिटी, यहाँ नहीं लिया है अपन ने, यहाँ लिया ही नहीं है, देखो आप, फॉर्म ये नहीं है। जीरो की पावर इन्फिनिटी का मतलब है कि टेंडिंग टू जीरो पे टेंडिंग टू इन्फिनिटी पावर। जब आप जीरो के पास के नंबर पे वेरी लार्ज पावर लगाते हैं तो वो एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाती है। ये एक्चुअल में एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको हमने ना, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट एक फॉर्म हमारे सामने है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अगर एफ एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पे 1 आ रहा है और जी एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पे इनफाइनाइट आ रहा है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी पे क्या आएगा, ये आएगा e की पावर लिमिट एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। जरा एक बार इसको प्रूव करके देखो, देखिए आप लोग ध्यान, एल बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स टू द पावर, अब एक काम करें लॉग ले लें, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है क्योंकि एफ एक्स वन की तरफ जा रहा है और जी एक्स आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लॉग ले लिया मैंने एल एन एल। अब ध्यान रखना कि जब भी ये फॉर्म्स आती हैं तो लॉग से स्टार्ट करना, लॉग एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, लॉग लेंगे तो ये जी एक्स आगे आ जाएगा और ये आपका बन गया एल एन एफ एक्स। एफ एक्स ध्यान रखना 1 की तरफ जा रहा है, log L ln L equals to limit x tending to C dx multiplied by ln fx को मैं लिख दूं क्या, fx को मैं लिखूंगा 1 प्लस fx माइनस 1, ये लिखा जा सकता है। अब क्योंकि आपको एक बार मुझे वापस से लिखना पड़ेगा इससे, ln L equals to limit x tending to C dx मल्टीप्लाइड बाय ln fx था, उसे लिखूंगा 1 प्लस एफ एक्स माइनस वन। क्या एफ एक्स माइनस वन जीरो की तरफ जा रहा है क्या, देख लें आप लोग जरा, एफ एक्स माइनस वन जीरो की तरफ जा रहा है तो आपने नीचे एफ एक्स माइनस वन लिख देना है, नीचे लिखोगे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा एफ एक्स माइनस वन। बताएं ये जो आपके पास लिमिट दिख रही है ये कितनी आ जाएगी, log 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स मान लो, एफ एक्स माइनस वन जीरो की तरफ जा रहा है, ये लिमिट आपको 1 मिल जाए, तो मैं कर देता हूँ 1 से बाहर निकाल के, और जो बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स माइनस वन, बस ये बचेगा। ये क्या आया
लॉग एल आया तो एल क्या हो जाएगा, पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस। तो आप लोग देख लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, राइट। क्या है फॉर्मूला, एक बार समझ। एफ एक्स की पावर जी एक्स की लिमिट चाहिए। याद रखना कि एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है और जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एल क्या बनेगा, ई के ऊपर आप राइज करें लिमिट को और एफ एक्स में से बेस में से 1 घटा लें और जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। आई होप आपको इसमें ये फॉर्मूला जो है करना आ रहा है, कर पाएंगे। अब हम देखेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी है। प्लस माइनस इन्फिनिटी पे कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट आता है, 1/x का 0 होता है, 1/x स्क्वायर का भी 0 होता है। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी बन जाता है। और e की पावर माइनस x का हो गया 1/e की पावर x, यानी कि 1/ इन्फिनिटी, ये 0 बन जाएगा। अब देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1/x+3 है, ऊपर नीचे x कॉमन ले लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन ले लें, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, ये रेशियो आपको ना। उसके बाद देखिए हम लोग लिमिट्स निकालेंगे एक्सपेंशन से। जिस तरह से स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूले से हमने लिमिट निकाली थी, वैसे ही आपके पास यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं और मेथड्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ये 4 एक्सपेंशन है जो आपको याद रखने हैं, e की पावर x का, ln 1 प्लस x का, sin x का और cos x का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं एक्सपेंशन से हो जाएंगे और जो इनसे नहीं होंगे उनमें हम लॉपिटल रूल काम में लेकर के देखेंगे, जो आगे पढ़ने वाले हैं। लॉपिटल रूल, जिस तरह से लिमिट को निकालने के लिए स्टैंडर्ड मेथड हमने पढ़े, स्टैंडर्ड लिमिट्स, फिर उसके बाद हमने एक्सपेंशन से भी लिमिट निकालना सीखा और अब हम लोग लास्ट एक और तरीका सीखने वाले हैं, लॉपिटल रूल। इस तरीके में हम ये मान के चल रहे हैं आपको कि डेरिवेटिव की बेसिक नॉलेज है, क्योंकि बिना डेरिवेटिव के लॉपिटल रूल से लिमिट को निकालना पॉसिबल नहीं होगा। लॉपिटल रूल क्या है, अगर fx और gx का रेशियो आपको दिया हुआ है, fx और gx दोनों डेरिवेबल फंक्शन है एट c, तो c के ऊपर फंक्शन की लिमिट निकालनी है। अगर यहाँ पे फॉर्म 0/0 है या फिर इन्फिनिटी है, तो दोनों ही फॉर्म के अंदर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे f' और नीचे भी डेरिवेटिव लिखेंगे g'। तो f' अपॉन g' की आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला लॉपिटल रूल आपके फंक्शन को बहुत सिंपल करके दे सकता है ताकि आप इजीली लिमिट निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में आगे हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी जो है, अपन जब डिफाइन करते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है, तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि ग्राफ कहीं से अगर टूट रहा है तो इसका मतलब वहां पे वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। अगर ग्राफ में कहीं ब्रेक है, आप सोचें कि अगर पेन बिना उठाए अगर आप ग्राफ बना पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि ग्राफ वहाँ पे हर जगह पे कंटिन्यूस है, पर ऐसा नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली हम देख पा रहे हैं, पर कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी किस तरह से देखी जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी इंटीरियर पॉइंट के ऊपर। अगर आप इंटीरियर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी देखते हैं, तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या है, पहले तो मान लेते हैं कि ए और बी, ए डोमेन का, फंक्शन के डोमेन का लेफ्ट एंड पॉइंट है और बी क्या है, इसका राइट एंड पॉइंट है, और सी कोई इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट पे क्या होता है कि आप दोनों तरफ से एक्स को ले जा सकते हो सी की तरफ, अगर सी इंटीरियर पॉइंट है तो यानी कि आप सी के ऊपर जो अगर इंटीरियर पॉइंट है तो उसके ऊपर कंटिन्यूटी के लिए क्या बोलोगे कि सी पे राइट लिमिट को और सी पे लेफ्ट लिमिट को एफ सी के बराबर हो जाना चाहिए। यानी कि सी के ऊपर फंक्शन का जो लिमिट है वो एफ सी हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बोथ साइडेड कंटिन्यूटी आ गई सी के ऊपर और इसका मतलब फंक्शन सी पे कंटिन्यूस है। तो इंटीरियर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चाहिए हमें, बोथ साइडेड कंटिन्यूटी। लेकिन जब कोई लेफ्ट हैंड पॉइंट, आप राइट हैंड पॉइंट अगर आप बी लेंगे तो उसके और
राइट में नहीं जा सकते, आप लेफ्ट में जाएंगे। तो बी के लेफ्ट में यानी कि बी पे आपको लेफ्ट लिमिट लेनी है फंक्शन की, और वो एफ बी होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि फंक्शन बी के ऊपर कंटिन्यूस, ओके, यानी कि फंक्शन का राइट एंड पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूटी आना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर ए फंक्शन के डोमेन का लेफ्ट एंड पॉइंट है तो उसके ऊपर आपको ए पे राइट लिमिट निकालनी है और वो एफ ए के बराबर आनी चाहिए, यानी कि राइट कंटिन्यूटी उस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। आप लोग चेक करें कि अगर फंक्शन ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी के ऊपर जो हमने क्राइटेरिया लिखे हैं नहीं कर पा रहा, तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे किस तरह का है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। तो और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस है, उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बात यह है कि कंटिन्यूटी का टेस्ट कैसे करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्या क्या हमें चेक करना है अगर ये देखना है कि फंक्शन किसी नंबर पे कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, तो इसको चेक करने का तरीका हमारे पास क्या है, टेस्टिंग कैसे करनी है। आपको ये देखना है कि अगर सी पे आपको कंटिन्यूटी देखनी है तो एफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि सी फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। एंड ऑल्सो फंक्शन का सी के ऊपर लिमिट आना चाहिए, फंक्शन का सी के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसके बाद फंक्शन का सी पे जो लिमिट है वो एफ सी के बराबर होना चाहिए। तो ये सारे टेस्ट आपको करने होंगे। तो आप लोग देखें, आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको टेस्ट करना है तो ये तीनों टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, उस नंबर पे सी पे आपको ये तीनों टेस्ट करने होंगे। अगर सी किसी भी डोमेन का, फंक्शन के डोमेन का लेफ्ट एंड पॉइंट है तो वहाँ पे केवल आपको राइट लिमिट निकालनी है, और वो राइट लिमिट क्या होगी, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। और अगर सी फंक्शन के डोमेन का राइट एंड पॉइंट है तो उसके ऊपर सी पे आपको लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी और वो एफ सी के बराबर सेटअप करनी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन की उस पॉइंट सी पे क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो कंटिन्यूटी होती है वो फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट पे हो सकती है, लेकिन अगर कोई नंबर डोमेन के बाहर है तो वहाँ पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, वहाँ पे कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं की जा सकती, वहाँ पे एक्चुअली डिसकंटिन्यूस रहेगा क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ना उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी कैसे देखना है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे देखना है। कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूस तब कहलाता है जब वो एवरी पॉइंट इन द इंटरवल पे कंटिन्यूस हो। एवरी पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहे हैं उस इंटरवल के अंदर तो वहां पे दोनों साइड का कंटिन्यूटी आपको देखना पड़ेगा, और अगर आप एंड पॉइंट पे आप देख रहे हैं तो वन साइडेड कंटिन्यूटी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। किसी भी फंक्शन को आप कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे? कंटिन्यूस फंक्शन किसी फंक्शन को तब कहा जाएगा जब वो अपने डोमेन के हर नंबर पे क्या हो, कंटिन्यूस हो। लेकिन अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के एक भी नंबर पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो आप उसे एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन के अंदर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कह सकते हैं। और इसके अलावा पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं, रैशनल फंक्शन भी होते हैं। आप कहेंगे कि जैसे 10x होता है, 10x π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो 10x का जो डोमेन है उसके हर नंबर पे वो कंटिन्यूस है, इसलिए उसे कंटिन्यूस फंक्शन कहा जा सकता है। हालांकि वो π/2 और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस होगा। बट डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो तो डोमेन के बाहर तो होती है। तो अगर अपन देख रहे हैं कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहना है, तो आपको ये देखना है कि डोमेन के एवरी नंबर पे कंटिन्यूस होने पर ही आप उसे कंटिन्यूस फंक्शन कह पाएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बॉक्स एक्स का है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है, ये दोनों फंक्शन आप देख सकते हैं कि इनके डोमेन क्या है, आर है, और ये दोनों फंक्शन इंटीजर्स के पर कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो यानी कि ये दोनों फंक्शन एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ ये एक ग्राफ बना रखा है यहाँ पे 0 से लेकर 4 में। आपको देखना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है।
तो आप यहाँ से स्टार्ट करो 0 पे। 0 पे लेफ्ट लिमिट आ रही है 1 और 0 पे फंक्शन का वैल्यू है 1, यानी कि फंक्शन 0 पे कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया क्योंकि 1 पे राइट लेफ्ट लिमिट अलग है। 2 पे फंक्शन का लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन 2 पे फंक्शन की वैल्यू तो 2 आ रही है, तो 2 के ऊपर फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे हमें देखना है। तो 0 पे तो कंटिन्यूस है, 1 पे डिसकंटिन्यूस है, 2 पे भी डिसकंटिन्यूस है। 3 पे आपका फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं कर रखा है इसने, यहाँ पे एक्चुअली डोमेन इसका होना चाहिए -3 करके, तो 3 पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग देखें, चलो अगर मैं 3 पे किस तरह से डिफाइन कर ही देता हूँ कि 3 पे फंक्शन ये है, यहाँ पे फिल कर दिया मैंने, तो 3 पे भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और 4 पे देखें तो 4 पे फंक्शन का जो लिमिट है, लेफ्ट लिमिट निकालना पड़ेगा और वो लिमिट आपका 1 आ रहा है और F4 1 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को चेक किया जा सकता है, कंटिन्यूटी को चेक किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस। अगर f और g दो कंटिन्यूस फंक्शन है एट c, तो ऐसे केस में इन दोनों का सम भी कंटिन्यूस होता है, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है और इनके कांस्टेंट मल्टीपल भी कंटिन्यूस होंगे, प्रोडक्ट भी और रेशियो भी यानी कि कोशिएंट भी कंटिन्यूस होता है, प्रोवाइडेड कि उस c के ऊपर gc 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में sin x एक पॉलिनोमियल, sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया जो कि एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और x³ - 3x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और आप सभी जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं और sin x भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है ये, इसका मतलब ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा। ना उसके बाद अगली थ्योरम पे चलते हैं। अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन है c के ऊपर लेकिन g डिसकंटिन्यूस है, तो सम डिफरेंस क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे। और k टाइम्स f करोगे और f कंटिन्यूस है, तो आपको ये एक्चुअली इसमें थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अगर आपके पास f और g, f कंटिन्यूस है और g डिसकंटिन्यूस है, तो सम एक्चुअली डिसकंटिन्यूस होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लेना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो रखी है। तो अगर f कंटिन्यूस है c के ऊपर और g डिसकंटिन्यूस है, तो सम पक्का डिसकंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी पक्का डिसकंटिन्यूस होगा। और f तो आप इसमें k टाइम्स g ले लो, k टाइम्स g डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि g एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन आपके पास है। लेकिन जब आप एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंटिन्यूस हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, इट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस एट सी। तो आपको क्या करना है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जब दोनों फंक्शन सी के ऊपर कंटिन्यूस है तो ऐसे केस में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो सब कंटिन्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस होता है तो सम डिफरेंस तो पक्का डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन प्रोडक्ट और कोशिएंट के बारे में कुछ भी आप एक कंक्लूजन नहीं दे सकते। ना उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ आप लोग नोट करना, यहाँ पे अगर दोनों फंक्शन को आप डिसकंटिन्यूस लोगे तो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट किसी के बारे में भी आप कुछ भी नहीं कह सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सम डिफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे एक और थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी। तो आप लोग देखें एक थ्योरम कि अगर एफ जी बोथ आर डिसकंटिन्यूस, इफ एफ एंड जी both are discontinuous at C, तो ऐसे केस में f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f अपॉन जी, ये सारे may और may not be may not be continuous। अगर दो फंक्शंस दोनों ही डिसकंटिन्यूस है तो ऐसे केस में इनका सम कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तभी पता लग पाएगा। अब अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस होता है, ये डिसकंटिन्यूस है
ये फंक्शन आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो होता है डिसकंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और ये होता है कंटिन्यूस, राइट। तो ऐसे केस में सम आपके पास कैसा हो जाएगा, सम होगा डिसकंटिन्यूस, क्योंकि आपको अभी बताया था कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का सम क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पे क्या दे सकते हैं आप लोग, दिस फंक्शन इज discontinuous, this function is discontinuous at all x belongs to z, all x belongs to z। और इसके बाद का एग्जाम्पल देखें तो साइन ऑफ एक्स आपका जीरो पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो ये डिसकंटिन्यूस है एट जीरो, लेकिन ये क्या होता है, ये तो कंटिन्यूस होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस होता है। तो इसका मतलब ये हो गया डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस का डिफरेंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो आप बोल सकते हैं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा एट x बराबर जीरो। एंड नाउ उसके बाद देखें कि ये फंक्शन x और बॉक्स x की बात कर लें, तो x और बॉक्स x के प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो बॉक्स x जो होता है वो तो जीरो पे भी डिसकंटिन्यूस होता है, वन पे भी, लेकिन जो x है वो तो कंटिन्यूस एवरीवेयर है। हम जीरो पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर आप जीरो पे देखना चाहते हैं तो जीरो प्लस पे देख लेते हैं। जीरो प्लस पे x बॉक्स x कितना हो गया, आप जानते हैं जीरो प्लस पे x तो जीरो की तरफ ही जा रहा है, और जीरो प्लस पे बॉक्स x भी जीरो की तरफ जाएगा, तो ये लिमिट जीरो हो गई। और जीरो माइनस पे देख लेते हैं कि जीरो माइनस पे क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स x की लिमिट चाहिए। x तो जीरो की तरफ गया, पर जो बॉक्स x होगा वो माइनस वन की तरफ जाएगा, क्योंकि जब x जीरो माइनस है, जीरो से छोटा है, तो ऐसे केस में बॉक्स x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो ये लिमिट भी जीरो आ गई, और एफ जीरो भी जीरो ही आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, यानी कि फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस आ रहा है। तो x टेंडिंग टू जीरो पे एफ एक्स की लिमिट आ रही है जीरो, और एफ जीरो भी आप निकालेंगे तो यही आएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये फंक्शन जीरो के ऊपर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे कंटिन्यूस आ गया है। अब इसी तरह से हम वन पे भी इस फंक्शन को चेक करेंगे। वन प्लस पे देखें तो x बॉक्स x की लिमिट क्या आ गई, वन प्लस पे x तो वन की तरफ ही जा रहा है, और बॉक्स x वन से बड़े नंबर का क्या होता है, अगर आप x को वन से बड़ा लेंगे तो उसका बॉक्स आएगा वन, ये लिमिट वन आ गई। ऐसे ही वन माइनस के ऊपर अगर आप इसका लिमिट निकालना चाहेंगे तो वन माइनस पे x तो फिर से वन हो गया, लेकिन बॉक्स x वन से छोटे नंबर का क्या होता है, जीरो हो जाएगा, तो ये लिमिट आपको जीरो मिल गई। तो ये एग्जाम्पल अपने आप में इस दोनों चीज़ों को कवर कर रहा है कि अगर आप एक फंक्शन ले रहे हैं कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस, तो उनका प्रोडक्ट कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आपके पास x और बॉक्स x का प्रोडक्ट है, x जीरो पे कंटिन्यूस है, लेकिन x बॉक्स x जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, और प्रोडक्ट कंटिन्यूस आ गया। दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि x तो वन पे कंटिन्यूस है, बॉक्स x नहीं है, और प्रोडक्ट भी नहीं है। यानी कि जब एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट आपको कंटिन्यूस मिल सकता है और डिसकंटिन्यूस भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये एक और एग्जांपल है, इसकी लिमिट हमने निकाली थी, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन में अपन ने सॉल्व किया था, इसका लिमिट जीरो पे जीरो आया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x साइन वन बाई एक्स का लिमिट हमने जीरो निकाला था, और ये f जीरो भी यही आ रहा है। आप देख सकते हैं कि x एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, लेकिन साइन वन बाई एक्स डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि उसकी लिमिट जीरो पे ऑसिलेटिंग लिमिट होती है, आपको पता है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, मतलब साइन वन बाई एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन इस प्रोडक्ट की कर रही है। दैट मीन्स कि आपके पास ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट है, फिर भी आपको ये मिल रहा है कंटिन्यूस फंक्शन। ये आपका कंटिन्यूस होगा एट जीरो। ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस एट वन, और ये आपको मिल रहा है कंटिन्यूस एट जीरो। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये जो अगली थ्योरम है, दोनों वो मैं पहले आपको बता रहा था कि शायद वो मिस हो गया, लेकिन वो यहाँ पे पड़ा है, एफ जी अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूस हैं सी के ऊपर, तो इन सब के बारे में आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बॉक्स एक्स तो डिसकंटिन्यूस होता है सारे इंटीजर्स पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है इंटीजर्स पे, लेकिन इनका सम आ रहा है एक्स। आप जानते हैं कि इनका सम एक्स होता है, और ये एक्स तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है,
यानी कि दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का सम कंटिन्यूस भी हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है। वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो कहाँ कहाँ पे करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स पे हम कंटिन्यूटी चेक करें। मैं अगर आपको एक इंटरवल दे दूं तो उसमें तो इनफाइनाइट नंबर है, तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ पे चेक करें। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि पॉइंट्स किस पे आपको चेक करना है। पॉइंट्स टू बी चेक्ड, तो आप लोग देखिए साइनम एफ एक्स जो है, साइनम आप जानते हैं कि जीरो पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो साइनम एफ एक्स वहां पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है जहां पे एफ एक्स क्या हो जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस जिस एक्स पे एफ एक्स जीरो आ रहा होगा वहां पे साइनम ऑफ एफ एक्स फंक्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, उसकी कंटिन्यूटी को मालूम करना पड़ेगा। एंड नाउ इसी तरह से सेकेंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि पीस वाइज डिफाइंड अगर फंक्शन होता है तो उसका डेफिनेशन जिस नंबर पे चेंज हो रहा है, जिस नंबर पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। एंड सिमिलरली बॉक्स ऑफ एफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, आप जानते हैं बॉक्स फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये दोनों ही इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, तो जहां जहां पे एफ एक्स खुद एक इंटीजर बनता हो उन सभी पॉइंट्स पे आपको चेक करना पड़ेगा फंक्शन की कंटिन्यूटी को।